हेलो स्टूडेंट, आगे हम लोग पढ़ेंगे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे उसी में कि जो परमाणु कक्षक रहता है उसके अतिव्यापन के बारे में। तो जो परमाणु कक्षक का अतिव्यापन है वो तीन प्रकार से हो सकता है: धनात्मक अतिव्यापन, ऋणात्मक अतिव्यापन या फिर शून्य अतिव्यापन। तो जो परमाणु कक्षक हैं उसमें अतिव्यापन को उसके तरंग फलन के चिन्ह के आधार पे तीन प्रकार में बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है जो धनात्मक अतिव्यापन, फिर ऋणात्मक अतिव्यापन और शून्य अतिव्यापन। तो जो परमाणु कक्षक है उनको देखते हैं। तो जो एस कक्षक है वो गोलाकार रहता है और पी कक्षक डंबल आकार का रहता है। यह पी कक्षक, तो एस कक्षक और पी कक्षक है। तो ये एस कक्षक गोलाकार है तो नाभिक से इसके हर दिशा में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व समान रहेगा, माने किसी भी दिशा में जाने पे समान इलेक्ट्रॉन घनत्व मिलता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन माने सब दिशा में समान रूप से इलेक्ट्रॉन की दूरी रहेगी तो इलेक्ट्रॉन घनत्व समान रहेगा हर दिशा में। लेकिन जो पी कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व उसके इसको बोलेंगे इतने भाग को उसका सिरा और इसको भी बोलेंगे सिरा। तो यह शीर्ष भाग इसका जो रहता है ये दोनों कहलाएगा पी ऑर्बिटल का शीर्ष भाग, और ये इधर वाला जो भाग है ये कहलाता है उसका पार्श्व भाग। माने ये बगल का जो भाग है, जब इसको ऐसे देखेंगे तो ये दोनों उसका सिरा कहलाएगा और ये वाला भाग उसका पार्श्व भाग कहलाएगा, माने बगल का भाग। तो जब सिरे और सिरे के बीच अतिव्यापन हो सकता है, पहला अगर एस कक्षक किसी के साथ अतिव्यापन करेगा तो शीर्ष, इसका भी शीर्ष और इसका शीर्ष और शीर्ष अतिव्यापन होता है एक प्रकार से। इस प्रकार से दोनों के शीर्ष के बीच यहाँ पे अतिव्यापन हो रहा है। या फिर अगर पी कक्षक के अतिव्यापन करेंगे तो इस प्रकार से दो पी कक्षकों के बीच भी यहाँ पे अतिव्यापन हो रहा है। तो यह भी पी कक्षक के ये सिरे के बीच अतिव्यापन है, ये शीर्ष अतिव्यापन या सिरा अतिव्यापन। या फिर दो जो एस कक्षक यहाँ पे अतिव्यापन करेंगे तो दो एस कक्षक के बीच अतिव्यापन है तो यह भी शीर्ष अतिव्यापन कहलाएगा। लेकिन जब पी कक्षक अपने बगल से इस प्रकार से अतिव्यापन करते हैं, ये एक पी कक्षक है, ये दूसरा पी कक्षक है और यहाँ पे अतिव्यापन हो रहा है, तो दो पी कक्षक अगर अगल बगल से अतिव्यापन करेंगे तो ये कहलाता है पार्श्व अतिव्यापन। तो इसमें इस प्रकार से एक पी कक्षक है और ये दूसरा पी कक्षक है, इन दोनों के बीच अतिव्यापन अगर होगा तो ये इस प्रकार से आपस में जुड़ करके यहाँ पे अतिव्यापन प्रदर्शित करेंगे तो ये कहलाएगा पार्श्व अतिव्यापन। तो इस प्रकार से शीर्ष अतिव्यापन और पार्श्व अतिव्यापन पाया जाता है। तो जो पीजेड है उसमें हमेशा शीर्ष अतिव्यापन पाया जाता है, माने कि इस प्रकार का जो अतिव्यापन है ये जेड एक्सिस पे देखने को मिलता है पीजेड। तो पीजेड में शीर्ष अतिव्यापन पाया जाता है और पी एक्स और पी वाई और पी वाई, ये भी पीजेड कक्षक है, ये पीजेड है और ये भी पीजेड है। तो पीजेड और पीजेड के बीच शीर्ष अतिव्यापन पाया जाता है, लेकिन पी एक्स और पी एक्स के बीच पार्श्व अतिव्यापन पाया जाएगा, या फिर पी वाई और पी वाई के बीच भी पार्श्व अतिव्यापन पाया जाता है। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि जो धनात्मक अतिव्यापन, ऋणात्मक अतिव्यापन और फिर शून्य अतिव्यापन क्या होता है। तो उसके तरंग फलन को किसी भी जो कक्षक रहता है, कोई भी जो कक्षक रहेगा उसके कक्षीय तरंग फलन के चिन्ह को हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं। जो पी कक्षक है ये
तो इसके जो कक्षीय तरंग फलन के चिन्ह को एक तरफ प्लस रहता है और दूसरी तरफ माइनस, तो इस प्रकार से दर्शाते हैं। और जो एस कक्षक है इसके लिए हमेशा प्लस रहता है। तो जो पी कक्षक है ये डमरू के आकार का रहता है, डमरू। तो ये यहाँ से पकड़ के ऐसे करेंगे तो ये डम्बल शेप है। तो एक तरफ इसमें कक्षीय तरंग फलन को धन से प्रदर्शित करते हैं और दूसरी तरफ कक्षीय तरंग फलन को ऋण से प्रदर्शित करेंगे, तो प्लस और माइनस चिन्ह इसमें आ जाएगा। और जो एस कक्षक है उसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज या फिर प्लस चार्ज पाया जाता है। तो जब इसमें धनात्मक अतिव्यापन होता है तो या तो प्लस प्लस भाग अतिव्यापन करेंगे या फिर माइनस माइनस भाग अतिव्यापन करते हैं, तो कहलाता है। देखो यहाँ पे एक एस कक्षक है और ये दूसरा एस कक्षक है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये धनात्मक अतिव्यापन कहलाएगा, धनात्मक अतिव्यापन। या फिर जो पी जेड कक्षक है वो इस प्रकार से अतिव्यापन करेगा अपने जेड एक्सिस में, यहाँ पे धन है यहाँ पे धन और ये ऋण और ये ऋण। तो जब पी जेड कक्षक का धन सिरा और धन सिरा, ये इसका एक्सिस है पी जेड एक्सिस, तो इसका धन सिरा और इसका भी धन सिरा यहाँ पे अतिव्यापन कर रहे हैं, तो ये भी धनात्मक अतिव्यापन कहलाएगा। या फिर दो एस कक्षक हुए, दो पी कक्षक हुए, या फिर एक एस कक्षक और एक पी कक्षक, इसका धन और इसका धन यहाँ पे अतिव्यापन करेंगे, तो यह भी धनात्मक अतिव्यापन कहलाएगा, यह भी धनात्मक अतिव्यापन होगा। या फिर जब ये तीनों क्या था, ये तीनों था शीर्ष अतिव्यापन, क्योंकि सिरा सिरे पे अतिव्यापन हो रहा है। अब अगर हम लोग पार्श्व अतिव्यापन देखेंगे तो ये है प्लस प्लस और ये माइनस माइनस। तो इसको अगर देखते हैं तो ये है पी एक्स और ये भी है पी एक्स, इन दोनों के बीच अगर अतिव्यापन होगा तो ये कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा इसकी आकृति, इस प्रकार से। तो इसमें धन और धन आपस में यहाँ पे अतिव्यापन करेंगे और इसका ऋण और ऋण अतिव्यापन करेगा। तो जब समान चिन्ह समान के साथ अतिव्यापन करते हैं तो ये कहलाता है धनात्मक अतिव्यापन, ये भी धनात्मक अतिव्यापन कहलाएगा, क्योंकि समान समान चिन्ह आपस में अतिव्यापित हो रहे हैं। लेकिन ये क्या कहलाएगा, पार्श्व अतिव्यापन। ये क्या है, पार्श्व अतिव्यापन है, क्योंकि ये बगल बगल से ये ऐसे अतिव्यापन हो रहे हैं पार्श्व से, और ऐसे अतिव्यापन होगा यहाँ पे तो ये शीर्ष अतिव्यापन है, लेकिन ऐसे बगल से अतिव्यापन जब होंगे तो ये कहलाएगा पार्श्व अतिव्यापन। तो यह है पार्श्व अतिव्यापन। इसी प्रकार से पी वाई भी सेम रहता है, पी वाई में भी इसी प्रकार का अतिव्यापन पाया जाता है। तो ये हो गया धनात्मक अतिव्यापन। अब देखते हैं ऋणात्मक अतिव्यापन। तो इसी को समझते हैं। जब यहाँ पे ऋण लेंगे तो एक कक्षक, एक एस कक्षक का धनात्मक और दूसरे एस कक्षक का, एस कक्षक में ऋणात्मक अतिव्यापन नहीं पाया जाएगा एस कक्षक के लिए, क्योंकि एस कक्षक हमेशा धनात्मक होता है। तो दो धन ही आपस में अतिव्यापन करेंगे, तो एस कक्षक के लिए ऋणात्मक अतिव्यापन नहीं पाया जाता है। सीधे हम लोग देखते हैं एस कक्षक और पी कक्षक में। तो ये एक एस कक्षक है प्लस और ये पी कक्षक है, तो इसका इधर प्लस रहेगा इधर माइनस रहेगा। तो पी कक्षक का माइनस तरंग फलन वाला कक्षक और एस कक्षक का प्लस तरंग फलन वाला जब आपस में अतिव्यापन करते हैं तो ये कहलाएगा ऋणात्मक अतिव्यापन। एस कक्षक का प्लस वाला भाग और पी कक्षक का ऋण वाला भाग, और ये कौन सा पी कक्षक है, पी जेड है। पी कक्षक का ऋण वाला भाग पी जेड का और एस का धन वाला भाग जब अतिव्यापन यहाँ पे करेंगे
तो ये ऋणात्मक अतिव्यापन कहलाता है। उसी प्रकार से ये जो PZ है, ये यहाँ पे एक PZ यहाँ पे है और एक और PZ यहाँ पे है। तो इसका धन वाला भाग और इसका ऋण वाला भाग और इसका ऋण और इसका धन, तो ये धन और ऋण यहाँ पे अतिव्यापन करेंगे तो ये भी ऋणात्मक अतिव्यापन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका धन और इसका ऋण अतिव्यापित हो रहा है। तो ये हो गया ऋणात्मक अतिव्यापन। और ये सिरे के बीच हुआ है और ये भी सिरे के बीच हुआ है, तो ये दोनों फिर से शीर्ष अतिव्यापन में आएंगे। अब देखते हैं कि इसमें ये पार्श्व अतिव्यापन है। कक्षीय डायग्राम सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो आवेश है वो बदलेगा। इसका धन और इसका ऋण और इसका ऋण और इसका धन, ये धन ऋण और ये ऋण धन। जब उल्टा उल्टा अतिव्यापन होता है, धन का ऋण के साथ और ऋण का धन के साथ, तो ये कहलाता है पार्श्व अतिव्यापन। यहाँ पे धन और ऋण आ जाएंगे, तो यहाँ पे ऋण और ये धन आ जाएगा, तो ये कहलाएगा ऋणात्मक अतिव्यापन। और ये पार्श्व अतिव्यापन, तो ये PX में भी हो सकता है और PY में भी हो सकता है। तो ये हो गया ऋणात्मक अतिव्यापन। अब देखेंगे शून्य अतिव्यापन। तो जो शून्य अतिव्यापन है उसमें S कक्षक और P कक्षक का अतिव्यापन होता है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता ऐसे अतिव्यापन का, तो उसको बोलेंगे शून्य अतिव्यापन। जैसे कि ये एक P कक्षक है और ये S कक्षक है, तो यहाँ पे अतिव्यापन करना चाहेगा, माने कि ये P कक्षक है और ये S कक्षक है, तो यहाँ पे अतिव्यापन करेगा। तो अंतर नाभिकीय अक्ष पे इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान 0 रहता है, तो अंतर नाभिकीय अक्ष पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, तो किसके साथ अतिव्यापन करेगा, तो ये कहलाएगा शून्य अतिव्यापन। या फिर ये इस प्रकार से अतिव्यापन रहता है कि ये दोनों आपस में संपर्क में ही नहीं आ पाते हैं। माने कि ये क्या है, PX है और ये क्या है, PY है, तो X और Y के बीच अतिव्यापन संभव नहीं हो पाता है, तो ये कहलाता है शून्य अतिव्यापन। जैसे PX और PX रहता तो हो जाता, PY और PY रहता तो भी हो जाता, लेकिन जो अलग अलग एक्सिस है, ये X है और ये Y है, तो इनके बीच भी अतिव्यापन नहीं होता है, तो यह भी कहलाएगा शून्य अतिव्यापन या फिर 0 अतिव्यापन। तो ये हो गया अतिव्यापन के प्रकार। उसके बाद अब देखेंगे सहसंयोजक बंध की प्रकृति। तो जो बंध है वो दो प्रकार से बनते हैं, पहला है सिग्मा बंध और दूसरा है पाई बंध। तो जब जो कक्षक हैं उनमें शीर्ष अतिव्यापन होगा। शीर्ष अतिव्यापन माने सिरे के बीच जो अतिव्यापन होगा तो वो कहलाए, उसमें जो बंध बनेंगे वो सिग्मा बंध कहलाएंगे। पहला आता है सिग्मा बंध। तो जब दो अर्धपूरित परमाणु कक्षक के अक्षीय अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनते हैं। ये एस कक्षक है, ये इसका एक्सिस है और ये पी कक्षक है, ये भी इसका एक्सिस है। तो इसके एक्सिस माने यहाँ पे और इसके भी एक्सिस माने यहाँ पे, तो ये इसका सिरा है और ये भी इसका सिरा है। तो इस प्रकार जो अक्षीय अतिव्यापन से जो बंध बनेगा वो कहलाता है सिग्मा बंध, और सिग्मा बंध को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यह सिग्मा बंध माने अक्षीय या एक्सिस पे जो अतिव्यापन होता है वो कहलाता है शीर्ष अतिव्यापन, और शीर्ष अतिव्यापन से क्या बनता है, सिग्मा बंध बनता है। तो अंतर नाभिकीय अक्ष के साथ अतिव्यापन करते हैं, तो अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप जो बंध बनता है वो कहलाता है सिग्मा बंध। तो जो सिग्मा बंध है वो अनेक प्रकार के अतिव्यापन से मिलता है। पहला, अगर एस एस कक्षक आपस में अतिव्यापन करेगा
ये एस कक्षक है और ये एस कक्षक है, ये दोनों अतिव्यापन करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ भी सिग्मा वन बनेगा। ये दोनों के अक्ष पे अतिव्यापन हो रहा है, ये सिग्मा वन। या फिर एस कक्षक और पी कक्षक तो यहाँ भी सिग्मा वन बनेगा। या फिर पी कक्षक और पी कक्षक, यह है पी कक्षक, यह है पी कक्षक, तो यहाँ भी सिग्मा वन बनेगा। तो जो सिग्मा वन का प्रकार है वो 3 प्रकार से होता है। पहला रहता है एस एस, इसको क्या बोलेंगे, ये एस कक्षक है, ये भी एस है, तो एस एस अतिव्यापन। तो एस एस अतिव्यापन से जब सिग्मा वन का निर्माण होता है तो ये दोनों कक्षक घुल मिल करके इस प्रकार से एक कक्षक का निर्माण करेंगे। तो ये दोनों परमाणु कक्षक है और ये अतिव्यापित कक्षक है या संकर कक्षक भी बोलते हैं। ये दोनों के मिलने से बना हुआ है कक्षक और सिग्मा वन से बना है ये एस कक्षक, इस प्रकार से बनता है। अगर पी कक्षक देखेंगे तो इसमें ये एस है और ये पी है, ये दोनों जब मिलते हैं तो ये वाला बड़ा हो जाता है और ये ऐसे, ये तो इतना ही रहेगा और ये दोनों मिल करके थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। बड़ा कक्षक माने कि इन दोनों का मिला जुला हुआ वाला ये कक्षक बनेगा, इन दोनों से ये वाला बनता है और ये वाला इधर सेम रहेगा। अगर यहाँ पे इस प्रकार से पीजेड और पीजेड के बीच सिग्मा वन बनता है, यहाँ भी यहाँ सिग्मा वन बना है, इसमें जब सिग्मा वन बनेगा तो ये दोनों मिलेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। ये दोनों कक्षक आपस में घुल मिल करके एक होकर के एक कक्षक बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, पी पी सिग्मा वन कहलाएगा। और पी पी अतिव्यापन और ये एस पी अतिव्यापन और ये एस एस अतिव्यापन। तो एस एस अतिव्यापन, एस पी अतिव्यापन या फिर पी पी अतिव्यापन, 3 प्रकार से सिग्मा वन बनता है। अब दूसरा देखते हैं पाई बंध। तो जो पाई बंध है उसमें पार्श्व अतिव्यापन होने पे पाई बंध बनता है और जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है अंतर्नाभिकीय अक्ष के ऊपर और नीचे पाया जाता है। जो मेन में अक्ष रहेगा, जो पाई बंध है वो पार्श्व अतिव्यापन से बनता है और पार्श्व अतिव्यापन में यह है अंतर्नाभिकीय अक्ष। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच अतिव्यापन होगा तो ये पार्श्व पार्श्व अतिव्यापन करेंगे। तो जो अंतर्नाभिकीय अक्ष के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा पाया जाएगा, इन दोनों के मिलने से एक कक्षक ऊपर बनेगा और इन दोनों के मिलने से एक कक्षक नीचे बनेगा। माने इलेक्ट्रॉन का घनत्व ऊपर की ओर 2 कक्षकों के कारण बनता है, ऊपर एक कक्षक बनेगा बड़ा वाला और इन दोनों कक्षकों के कारण नीचे एक कक्षक बनता है। माने अंतर्नाभिकीय ये अक्ष है तो इसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा पाया जाएगा। तो यहाँ पे जो कक्षक बनेगा वो कहलाता है पाई बंध से बनता है। और पाई बंध सिग्मा बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है और सिग्मा बंध हमेशा प्रबल रहता है। तो इस प्रकार से पार्श्व अतिव्यापन में ये ऐसे रहेंगे, ये दोनों मान लो जुड़ते हैं तो ये हो जाएगा इस प्रकार से यहाँ अतिव्यापन होगा और इस प्रकार से यहाँ पे कक्षक का निर्माण होता है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, पाई बंध। इस प्रकार से यहाँ पे पाई बंध बनता है। उसके बाद सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर है जिसको आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग डिटेल से पढ़ चुके पार्श्व अतिव्यापन, शीर्ष अतिव्यापन, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो अतिव्यापन। अब इन्हीं के आधार पे सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर है जिसको आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद जो पाई बंध है उसमें पी वाई और पी जेड इन सब कक्षकों से बनता है। और जो सिग्मा बंध है वो एस पी या फिर
sp2 या px के शीर्ष अतिव्यापन से बनता है। उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन अणु का बनना और फिर नाइट्रोजन अणु का बनना। तो जो ऑक्सीजन अणु बनेगा अब हम लोग दो देखेंगे। पहला देखेंगे O2 अणु का बनना या ऑक्सीजन अणु का बनना। तो पहले ऑक्सीजन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। किसी भी अणु का जब हम लोग संयोजकता बंध सिद्धांत या आणविक कक्षक सिद्धांत में पढ़ेंगे तो कोई भी अणु बने सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद ही आगे उसमें बढ़ना है और उनको अतिव्यापन करवा करके नए अणु का निर्माण करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन का है 8 रहता है परमाणु क्रमांक, तो यह हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4। तो ये ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन लेंगे तो इसको हम लोग दो ठो लिखेंगे। यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन के लिए है 1s, ये है 2s और ये 2p है यहाँ पे। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2, इसमें आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन 2 3 और 4। अब ये एक ऑक्सीजन का हुआ। अब इधर लिख लेते हैं दूसरे ऑक्सीजन के लिए। तो ये 1 2 3 4, इसमें 2p को इधर लिख दी हूँ और इधर उल्टा लिख रहे हैं तो ये 2s हो जाएगा और ये हो जाएगा 1s। तो 1s 2s और 2p। अब ये हो गया पहले ऑक्सीजन के लिए O1 के लिए और ये हो गया O2 के लिए। अब इन दोनों के बीच क्या होना है? अतिव्यापन होना है। तो इसमें px py और pz। p कक्षक 3 प्रकार का होता है, px py और pz। तो इसमें इसको मानेंगे px py और ये है pz। इसको भी मानेंगे px, ये है py और ये हो जाएगा py और pz। तो यहाँ पे कहाँ पे संकरण होगा? इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इतने पूरे भाग में यहाँ संकरण होगा। तो संकरण वाला है py py और px px। तो यहाँ पे जो संकरण होता है उसको हम लोग डायग्राम से प्रदर्शित करेंगे। तो इसको हम लोग लेंगे इलेक्ट्रॉन को, इसमें से तीनों में से किसी में भी भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। अगर हम लोग इसको Z में भरना चाहें, इसको X में, और ये जो X है ये Z हो जाएगा और ये हो जाएगा X, क्योंकि X Y Z और ये X Y Z। तो Y और Z में ये इधर से आ रहे हैं तो ये हो जाएगा X Y Z और इसमें इधर से आ रहे हैं तो ये हो जाएगा X Y Z। तो py और pz इसमें है और इसमें है py और pz। तो उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं इसमें अतिव्यापन कैसे होगा तो इसको दर्शाएंगे। तो इसमें दो ठो परमाणु कक्षक है, तो एक के लिए एक ठो डमरू माने डंबल और दूसरे के लिए दूसरा डंबल। ये दोनों कक्षक हो गए। इसमें ये हो गया px या फिर py, ये pz है और ये है px या फिर py। और इसके लिए भी इसी प्रकार से लिखेंगे। तो ये भी इसी प्रकार से हो जाएगा, दो ठो डंबल के शेप का। अब इसमें अतिव्यापन को लिखते हैं। तो ये इसमें अतिव्यापन होगा तो उसके पश्चात इस प्रकार से बनता है। इन दोनों के बीच यहाँ पे अतिव्यापन हो जाता है, माने ये दोनों यहाँ अतिव्यापित हो जाएंगे यहाँ पे, और इन दोनों में अतिव्यापन होगा। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से
इसमें ये वाला कक्षक और ये वाला कक्षक यहाँ पे सेम का सेम बचा हुआ है, और ये दोनों अतिव्यापन कर रहे हैं और ये दोनों अतिव्यापन कर रहे हैं, ये दो और ये दोनों बीच वाले आपस में अतिव्यापन करेंगे। तो यहाँ पे दो ठो अतिव्यापन हो रहा है। तो पहला जो यहाँ पे अतिव्यापन है, ये वाला अतिव्यापन, ये शीर्ष अतिव्यापन है PZ का, तो यहाँ पे सिग्मा बंध बनेगा। तो पहला जो बंध है यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा। उसके बाद ऊपर और नीचे वाला पार्श्व अतिव्यापन कर रहे हैं, तो यहाँ पे पाई बंध बनेगा। तो ये और ये दोनों पाई बंध हैं, माने कि एक ठो सिग्मा बंध और एक पाई बंध यहाँ पे बनता है। तो ऑक्सीजन को लिखेंगे O2 बराबर O और O, दो ठो O लिए हैं, दोनों के बीच में एक ठो सिग्मा बंध बन रहा है, यह सिग्मा बंध, और एक ठो पाई बंध बनेगा। तो एक सिग्मा और एक पाई। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में दो ठो बंध पाया जाता है, जिसमें से एक सिग्मा रहता है और एक पाई रहता है। उसी प्रकार जब नाइट्रोजन का देखेंगे, तो नाइट्रोजन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में N2 अणु का बनना देखेंगे। तो इसमें N का कितना होता है, 7 होता है परमाणु क्रमांक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे 1s 2s को नहीं लिख रही हूँ, सीधा आती हूँ P में। इस P वाले कक्षक में इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक है और इसमें एक है। तो ये हो जाएगा Px, Py और Pz। तो तीन ठो कक्षक इसमें है, तो तीनों को अतिव्यापन करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है। तो दो दो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए उसको अतिव्यापन करना है। तो Px, Py और Pz तीनों का अतिव्यापन इसमें होता है। और जो नाइट्रोजन है उसमें एक सिग्मा और दो पाई बंध बनते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पे N2 अणु को लिखने के लिए पहला नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन, एक सिग्मा बंध इसमें रहता है और एक ठो पाई रहता है और दूसरा भी पाई, माने कि यहाँ पे एक सिग्मा बंध, एक पाई बंध और एक पाई बंध पाया जाता है। तो नाइट्रोजन में 3 ठो बंध पाया जाएगा, क्योंकि 3 प्रकार से इसमें अतिव्यापन होगा, Px का, Py का और Pz का। इसी प्रकार इसको बुक में डिटेल से स्ट्रक्चर सहित आप लोग देख लेंगे और बना लेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद जो अतिव्यापन है उनकी सामर्थ्य या प्रबलता देखेंगे। तो जो अतिव्यापन है उसमें उसकी प्रबलता का क्रम, माने कि SS अतिव्यापन होता है, SP अतिव्यापन होता है और PP अतिव्यापन भी होता है। तो कौन सा अतिव्यापन सबसे ज़्यादा प्रबल रहता है उसके बारे में, तो जो PP अतिव्यापन है, PP अतिव्यापन सबसे ज़्यादा प्रबल रहेगा। उसके बाद रहता है SP अतिव्यापन, SP अतिव्यापन। उसके बाद सबसे जो दुर्बल, माने कि सबसे कम प्रबलता SS अतिव्यापन में पाई जाती है। तो PP अतिव्यापन की प्रबलता सबसे अधिक होगी, फिर SP अतिव्यापन की होगी और सबसे कम SS अतिव्यापन की प्रबलता होती है। इस प्रकार से अतिव्यापन का सामर्थ्य पाया जाता है। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे बंध पैरामीटर के बारे में। अभी के लिए बस यहीं तक।